दोस्तों नमस्कार। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपके साथ शिक्षा, दर्शन, समाज, साहित्य, गणित, विज्ञान और आस्थावान और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए कुछ हमारी धार्मिक पूजाएं जो कि हमें आस्थावान बनाती हैं, जो हमारे जीवन और हमारे सुबह की बहुत सुंदर शुरुआत करती है। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के मैंने ये चैनल बनाया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग लाभान्वित होंगे, इसको देखेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। आज रविवार का दिन है और मैं देहरादून में हूँ, तो मैंने सोचा कि शंकर के साथ फिलॉसफी के किसी विषय पर चर्चा की जाए। तो आज हमने सोचा कि जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम हीगल था, और ये ऐसे दार्शनिक थे जिनका अपनी सदी पर प्रभाव तो था ही, लेकिन उसके बाद जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिन्होंने दर्शन समाज को एक नई दिशा और दी, उन पर हम चर्चा करेंगे। हीगल के बारे में कहूँ तो ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे और इन पर मार्क्स ने अपनी फिलॉसफी और अपने सोशोलॉजिकल व्यूज इनके सिद्धांतों पर बिल्ड किए। ये जो है फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीने की सबसे नैसर्गिक आवश्यकता माना गया। और इनका ये मानना था कि जो फ्रांस की क्रांति है उससे जो है व्यक्ति अपने विचारों को, अपने आप को और अधिक मुखर और स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकेगा। इनका मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा है। सोशियोलॉजी के विद्यार्थी होने के नाते मैं इनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से परिचित था, लेकिन ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने दर्शन पर, समाज पर, अर्थशास्त्र पर और धर्म विज्ञान पर बहुत काम किया। तो क्योंकि इनका बहुत बड़ा डायमेंशन था, मैंने केवल एक डायमेंशंस के कुछ पन्नों को स्पर्श किया, लेकिन इनका जो फिलोसफिकल एटीट्यूड है इसके बारे में जब मैंने शंकर से चर्चा करी तो मुझे पता चला कि इनका जो है फिलॉसफी में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने कहा आज जो है ये सोचा कि फिलॉसफी पर जो है इनके जो व्यूज हैं उन पर चर्चा करें। और इनकी इतनी इम्पोर्टेंस थी कि बर्टन रसेल ने इनके बारे में कहा था कि 19वीं शताब्दी के जो विद्वान थे वो दो भागों में बंटे हुए थे। एक को हम कहते हैं हिगेलियंस और एक को कहेंगे नॉन हिगेलियंस। इन्होंने समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अन्य अर्थशास्त्र इन पर काम करके दुनिया को बहुत प्रभावित किया और दुनिया में इनका बहुत बहुत योगदान रहा इस फील्ड में। मैं शंकर से ये कहना चाहूँगा कि आप हीगल के आज कौन से एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि इनके तो बहुत सारे आयाम हैं जीवन के और उन पर हम क्रमबद्ध तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, आप आज इनके कौन से फील्ड पर बात करने वाले हैं? तो जैसा कि आपने अपनी प्रील्यूड में कहा, हीगल का बहुत बड़ा नाम है वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन में। हाँ। और हीगल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ऑब्सक्योर फिलोसफर हैं, बहुत ही ज़्यादा। हाँ। जैसे एक बार एक संत से पूछा गया था कि आप क्रिश्चियनिटी को एक सेंटेंस में समड अप करो। हाँ। तो उसने कहा कि लव दाई नेबर। हाँ। और एक फ्रांसीसी ने हीगल से पूछा था हाँ। कि आप अपने दर्शन को एक पंक्ति में इसका वर्णन करें, और हीगल ये कर नहीं पाए। हाँ। उन्होंने ये तक कहा कि मुझे केवल दुनिया में एक ही व्यक्ति समझ पाया और वो भी नहीं। हाँ। हीगल को समझने का वो भी सबसे नहीं मतलब वो भी नहीं मतलब एक भी नहीं समझ पाया। एक भी नहीं समझ पाया। अच्छा। हीगल हीगल बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफर है। हाँ। हीगल के शंकर, मैं एक चीज कहूंगा हीगल के बारे में, मुझे अभी भी ध्यान आया कि इनका एक दार्शनिक सूत्र है कि जो कुछ वास्तविक है वो विवेकमय है जी। और जो कुछ विवेकमय है वह वास्तविक है, यानी कि द रियल इज रेशनल एंड द रेशनल इज रियल, ये इन्होंने कहा था। तो आप कह रहे हो कि इन्होंने कहा था कि मुझे एक भी व्यक्ति नहीं समझ पाया, इसका क्या असर है?
ये जो आपने अभी पंक्ति कही, ये सब सीक्वेंस में चलती है। हाँ और हीगल को समझने का तरीका सबसे अच्छा है इतिहास से शुरू करना, क्योंकि हीगल को आप ऐसे नहीं समझ सकते। आप रैंडमली अगर उनकी किसी बात को उठाओगे हाँ तो आप यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। तो हाँ। हीगल को सबसे अच्छा तरीका समझने का है कि हम इतिहास से शुरू करते हैं, हाँ क्योंकि जो इतिहास है हाँ। उसकी सीड में हीगल की फिलॉसफी है। अच्छा। और उससे पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, हाँ आज तक दुनिया में हीगेलियंस होते हैं, हाँ। क्योंकि अच्छा, आज तक होते हैं। हिगेलियंस मींस जो हिगल्स को फॉलो करते हैं। और वही नहीं, जो कम्युनिस्ट होते हैं दे टू आर हिगेलियंस, अच्छा। क्योंकि कम्युनिज्म में कोई अपनी फिलॉसफी नहीं है, उनकी जो भी विचारधारा है वो हीगल से ली गई है। अच्छा। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए हीगल ने मार्क्स को इन्फ्लुएंस किया। हाँ। और मार्क्स का अभी तक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है दुनिया में। हाँ। और हीगल इतने विशिष्ट इसलिए हैं क्योंकि हीगल ने 19वीं और 20वीं शताब्दी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। अच्छा। आज तक जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो तो हीगेलियंस होती है। तो हीगल की जो सिद्धांत है वो किताबों तक सीमित नहीं रहे। अच्छा। जो दर्शन में होता है हाँ। कि उन सिद्धांतों ने दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। मतलब जितना मैं वर्णन कर रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा और कर रहे हैं। हाँ और हीगल की मानता ये है कि हीगल के जो सिद्धांत हैं वो 4 आयामों में बिखरे हुए हैं, थियोलॉजी, फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी। तो उनकी फिलोसफिकल बातों के ऊपर लोगों ने अपने खुद के सिस्टम बिल्ड किए हैं। अच्छा। और हीगल को समझना बहुत जटिल है। अच्छा। अब थोड़ा मैं जीवन समझते हैं, उसके बाद हम उनकी बातें करेंगे। हाँ। तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। हाँ। ये एक सिविल सर्वेंट की लिनेज में पैदा हुए थे। अच्छा। तो 1770 में इनका जन्म हुआ था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। इसी साल वर्ड्सवर्थ एक पंक्ति लिखते हैं कि टू सेलिब्रेट द डॉन ऑफ फ्रीडम। अच्छा। उस साल इनका जन्म हुआ था। और उस साल फ्रांस ने अपने आप को तर्क से समेट लिया था, द एज ऑफ रीजन। अच्छा। और फ्रांसिस क्रांति भी उस समय घटित हुई। और हीगल उससे बहुत प्रभावित थे। हाँ। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मुझे याद है यार, हीगल ने कहा था फ्रांस की क्रांति के लिए कि यह एक बौद्धिक सवेरा है। मैं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। मतलब अ डॉन ऑफ नॉलेज। हाँ। तो फ्रांसी क्रांति, जब फ्रांस ने फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी और अब समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के गीत, हाँ। मतलब जब उन्होंने ये ये उनका लागू थे। मोटो दिया था, हाँ। तो हीगल ने प्रभावित थे कि हीगल जो है ट्यूबिन में एक पेड़ बो देते हैं। अच्छा। दैट वाज अ सल्यूट टू द न्यू रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, जिसको कहते हैं कि ये एक सल्यूट है फ्रांस के लिए। वो इतने प्रभावित हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद एक बाइबल की कहावत है कि इवन अ फिलोसफर मस्ट ईट। अच्छा। तो वो यूनिवर्सिटी, वो जिनेवा चले जाते हैं। अब जिनेवा उस समय दैट वाज अ डैन ऑफ वाइज। अच्छा। अब ये कह सकते हैं कि ज्ञानियों का अड्डा। अच्छा। जिनेवा। सारे इंटेलेक्चुअल थे उस समय के, हाँ। वो जिनेवा में थे। हाँ। इसी बीच इनके पिता का देहांत हो गया था, तो हाँ। इनको एक इनहेरिटेंस मिलती है। हाँ। ठीक ठाक। तो फिर अपने मित्र सिल्चर को, जो कि जर्मन आइडियलिज्म के दूसरे बड़े फिलोसफर थे, उनको पत्र लिखते हैं कि एक ऐसी जगह ढूंढो हाँ। जहाँ पुस्तकें हो हाँ। और जहाँ सन्नाटा हो हाँ। और जहाँ मैं अपने आप को गहराई से समझ सकूं। वेरी गुड। तो सिल्चर एकदम खत में लिखते हैं कि जिनेवा आ जाओ। तो अच्छा। हीगल वहाँ जाते हैं। हाँ। और फिर वहाँ से उनकी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन शुरू होती है। अच्छा। हीगल की किताबें बहुत ही ज़्यादा ऑब्सक्योर है, बहुत अस्पष्ट हैं। और कुछ लोग, उन्होंने ये तक कहा कि ये हीगल जानबूझ के ऐसा लिख रहा है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उनकी पुस्तकों में विज्ञान, हाँ। दर्शन, साइंस, एक्सपीरियंस, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फेयर, ये सब चीज़ों को उन्होंने एक तरह समय पर लिख रखा है। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली, एक समय पे। इसलिए बुक्स आर वेरी ऑब्सक्योर। इसलिए हीगल को हमेशा समझने की कोशिश की जाती है सेकंड लेवल के स्कॉलर से। उनको खुद को पढ़ना बहुत कठिन है। अच्छा। हीगल ने बहुत कम किताबें उन्होंने खुद लिखी। उनकी ज्यादातर किताबें उनको पढ़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उनकी जो नोट्स थे वो उनके स्टूडेंट्स ने जॉट डाउन किए थे। तो मान लो हीगल जैसे पढ़ा रहे हैं और बैग में उनके जो विद्यार्थी वो उनके लेक्चर्स को नोट कर रहे हैं। अच्छा। तो हीगल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हिस्ट्री से शुरुआत करना, क्योंकि हीगल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ज्यादा। और जो हिस्ट्री का पहलू है उसमें भी कई दार्शनिकों ने 500 से ज्यादा पन्ने की किताब लिख रखी है, ये समझाने के लिए कि इस लाइन का मतलब क्या है कि हिस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिकल चेंज। तो मैं हिस्ट्री से बात करना चाहूंगा। चलो ठीक करो। अच्छा, उसके एक एक लाइन पे 500 पेज जी की जी जी किताब। हाँ जी, करो बिल्कुल हिस्ट्री से। जी, मैं हिस्ट्री से शुरुआत करना चाहूंगा। हाँ। इसके थोड़ा कांट पे चलते हैं। हाँ। कांट का एक ट्रेडिशनल हेल्ड व्यू था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 2 हिस्सों में बिखरे हुए हैं। एक है उनकी रीजनिंग एलिमेंट्स, हाँ। और एक है उनकी ब्रूट डिजायर्स, उनकी पाशविक प्रवृत्ति। अच्छा।
ये बात सही है। हाँ। मतलब इसको आप एक पुरानी इमेज की तरह समझो कि इंसान एक पुल है जो निस्ते ने कहा था। हाँ। एक ऐसा पुल है जो एक तरफ अपनी एलिमिनिस्टिक साइड खड़ा हो रखा है और एक तरफ अपनी सबसे ऊंची अभिव्यक्ति बीच खड़ा है। इंसान उन दोनों जगहों के बीच की एक पुल है, एक दरिया है। अच्छा। अब हीगल ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है हाँ। कि इंसान दो हिस्सों में बिखरा हुआ है। हाँ। इट इज नॉट इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब इसको बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये एक तथ्य है, ये तथ्य नहीं है। कांट इसलिए कह रहा है क्योंकि कांट ने इस बात को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है। अच्छा। कांट ने प्रोटेस्टेंटिज्म क्रिश्चियनिटी का पार्ट है। हाँ। प्रोटेस्टेंट यूरोप में इस बात को ऑब्जर्व किया है क्योंकि जो उनकी जो फिलॉसफी थी ना क्रिश्चियनिटी की, उसने उस समय सोसाइटी को डोमिनेट किया। तो कांट ने इस बात को वहाँ देखा है कि लोग दो हिस्सों में बिखरे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हाँ। ये ऐसा काम है जो हिस्टोरिकली हुआ है। अब हीगल जो है ग्रीक सभ्यता पे जाते हैं। हाँ। अब हीगल और नित्से में एक चीज की सिमिलरिटी थी, ये ग्रीक सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। अच्छा। और इस बात को मैं भी ठीक मानता हूँ। हाँ। जैसे कांट ने कहा कि इंसान दो हिस्सों में बिखरा हुआ है, हाँ। और ये डिवीजन उसे हमेशा परेशान करेगा। हाँ। हम अपनी रीजनिंग एलिमेंट्स और हाँ। अपनी ब्रूट डिजायर के बीच फंसे हुए हैं। जैसे एक जानवर है, हाँ। वो एक रीजनिंग, उसमें रीजनिंग एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज ड्रिवन कंप्लीटली बाय हिज डिजायर्स। हाँ। तो हीगल ने कहा ये रुक जाओ, जो ग्रीक सभ्यता है वो ऐसी सभ्यता थी जहां रीजन और पैशन हार्मनी में थे। अच्छा। वो दुनिया में केवल एकमात्र लोग थे जिनकी डिजायर्स हार्मनी में थी उनके रीजन के। अच्छा, रीजन एंड डिजायर्स हार्मोनिकल थे। दे डिजायर्स वर इन हार्मनी विद देयर रैशनैलिटी। अच्छा। ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा। तो हीगल कह रहे हैं कि कांट ने जो ऑब्जर्व किया है ना, उन्होंने ये एक समय पे एक ऐसी सभ्यता को देख के ऑब्जर्व किया है, ये कोई तथ्य नहीं है। हाँ। ग्रीक सभ्यता इसका उदाहरण है। जैसे नित्से ने कहा था कि अपोलो और डायनाइसिस हाँ। की ऐसी सभ्यता थी जब रीजन और पैशन हार्मनी में थे। अच्छा। और ये बात यूनान के बहुत योद्धा होते थे। विचार की शुरुआत यूनान से हुई है। वो गणित में बहुत आगे थे, वो विज्ञान में आगे थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विचार है ना, जो विचार की यात्रा ही यूनान से शुरू हुई है। अच्छा। और साथ ही साथ वो मिलिट्री कैंपेन में भी बहुत ज्यादा आगे थे। यूनान के बहुत खतरनाक सिपाही होते थे, हाँ। स्पार्टा इसके। हाँ। तो हीगल कहता है कि ये कोई नई बात नहीं, वो सभ्यता बहुत ज्यादा हार्मनी में थी। अच्छा। और हीगल कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस जो हिस्टोरिकली हुआ है। अब एक ऐसा समय आएगा जब ये जो डिवीजन है ना ये टूटेगा और हार्मनी विल बी रिस्टोर्ड अगेन, फिर हार्मनी साबित होगी। अच्छा। अब मैं हीगल को और ज्यादा गहराई में चलता हूँ। मैंने ब्रीफ दिया। हाँ। हीगल का जो डायलेक्टिक है वो हीगल के हिस्टोरिकल व्यूज को जो पैदा करता है। हीगल का डायलेक्टिक है, हीगल ने कहा था कि एक विचार जिसको हीगल थीसिस कहता है। हाँ। अब इसको हम इस प्रकार समझते हैं। मैं फिर उसी ग्रीक उदाहरण पे जाऊंगा। हाँ। तो ग्रीक सभ्यता पहले हार्मनी में थी रीजन और रैशनैलिटी के। हाँ। अब सुकरात इस इमेज में आ गए। अब सुकरात ने जो पुरानी इमेज है ना इसको हिलाना शुरू कर दिया। अच्छा। सुकरात के जो इंडिविजुअलिस्टिक व्यूज थे कि व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाट इज, सुकरात ने जो इस्टेब्लिश था पहले से, हाँ। उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। हाँ। पहले सभ्यता में हार्मनी इस्टेब्लिश थी, लोगों के पास लोग जो हीगल भी इन्फ्लुएंस थे सुकरात से। अब आप उस चीज को आप आगे देखेंगे। हाँ। 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 हीगल ये कह रहे हैं कि सुकरात से पहले कोई इंडिविजुअलिस्टिक चीज नहीं थी। अच्छा। हर जगह नियम थे और लोग उन्हीं नियमों से चलते थे, और उन नियमों के कारण उनकी जो नैतिकता थी, उनकी जो रैशनैलिटी थी, सॉरी, वो अकॉर्ड में थी उनके पैशन के। अच्छा। सही गलत की कोई अपनी व्याख्या नहीं थी। हाँ। स्टेट के कुछ कानून थे हाँ। और लोग उसी के अनुसार चलते थे। लेकिन सुकरात ने क्या किया कि ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि जस्टिस क्या होती है। जो स्थापित है उसको चैलेंज करना आरंभ कर दिया। और इसलिए हीगल मानते हैं कि यूनानी ठीक थे सुकरात को मारने में, क्योंकि मारने में मतलब क्योंकि सुकरात के ऊपर ये चार्ज लगा था ना, इन्होंने जो है यूथ को करप्ट किया है। हाँ। तो हीगल ने कहा था ये सच में हुआ है, सुकरात सच में यूथ को करप्ट कर रहे थे। क्योंकि मैं ही तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि सुकरात ने उस हार्मनी को चैलेंज किया। अच्छा। जो इनके बीच पहले से बसी हुई मतलब थी। वो कहना चाह रहे हैं, हीगल कह रहे थे कि वास्तव में सुकरात ने चेंज चेंज लाया किया। था, और लोगों का ये, और जो सत्ता होती है या जो सत्ता प्रतिष्ठान में लोग होते हैं या कोई भी जो हो, वो चेंज को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। चेंज का पहले विरोध होता है। हम उसी ओर जाएंगे। हाँ। तो सुकरात से पहले जो सभ्यता थी वो हार्मनी में थी। सुकरात ने इस हार्मनी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो ये जो हार्मनी, इसको आप समझो थीसिस।
डायलेक्टिक में। ये किसने कहा था? हीगल ने। ये हीगल के विचार है। हाँ। और इसलिए हीगल को लगता नहीं कि कुछ यूनानियों ने गलत किया और उन्होंने सुकरात को पॉइजन दिया। तो गलत तो किया उन्होंने, आप कैसे कह रहे हो? ये हीगल कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई एक इतने इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग को पॉइजन, इसको कौन सही ठहरा सकता है? नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं ठहरा नहीं, सकता। आपने इस बात को थोड़ा पकड़ा नहीं अभी तक जो हम कह रहे हैं। हाँ। हीगल कहते हैं कि सुकरात से पहले जो यूनान सभ्यता थी वो हार्मनी में थी। वो इस बात को वेरीफाई नहीं कर रहे, वो एक पोएटिक सेंस में इस बात को कह रहे हैं, काव्यात्मक सेंस में। जो पैशन है और रीजन है ये हार्मनी में थे, और सुकरात ने इस हार्मनी को चैलेंज किया। तो उन्होंने ठीक किया उनको पॉइजन कर वो दिया। हम थोड़ा इस डायरेक्टिव को समझते हैं, हीगल के सिद्धांत को। नहीं तो ये तो गलत है, उनको पॉइजन। हीगल इसको ऑटोमेटिकली गलत नहीं कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो पोलिटिकली इसको कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि में उन्होंने सही किया है। उनकी दृष्टि में सही किया, वैसे संसार की दृष्टि में नहीं, संसार वो बिल्कुल गलत था। हाँ। उनकी दृष्टि में उन्होंने सही किया क्योंकि हीगल ने इस हार्मनी को चैलेंज किया था। लेकिन रुको, अब सुकरात अपने व्यक्तिगत प्रश्नों से आते हैं इमेज में कि सही क्या है, गलत क्या है, जस्टिस क्या है। तो सुकरात ने जो है ये जो ट्रेडिशनल नॉर्म था इसको चैलेंज किया। हाँ, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ट्रेडिशनल नॉर्म्स। वो जो हार्मनी थी उसको डायलेक्टिक में थीसिस कहा जाता है। और सुकरात के जो सिद्धांत थे जिसने इस हार्मनी को डिसरप्ट किया, इसको कहेंगे हम एंटीथीसिस। अच्छा, अब आप विचार की यात्रा, इसको हिंदी में कहेंगे वाद प्रतिवाद। वाद वो था जो सुकरात से पहले था। हाँ। जो हार्मनी एस्टैब्लिश थी, लेकिन जो हार्मोनी वो जो सुकरात ने डिसरप्ट की उसको कहेंगे प्रतिवाद। हाँ। अब हीगल कहते हैं कि अब लेकिन यहां तक भी संतुष्टि हुई नहीं, क्योंकि रीजन और रैशनैलिटी जो थी, वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन रैशनैलिटी थी, वो भी अच्छा, अपने वाद और प्रतिवाद के जनक सुकरात है। सुकरात में मैंने उदाहरण से मैं आपको डायरेक्ट सुकरात है। सुकरात यहाँ एक एंटीथीसिस है जिसने थीसिस को चैलेंज कर रखा है। हाँ, तो अच्छा, फिर हीगल ने कहा कि भाई, हीगल ने एक नई चीज जोड़ी कि वाद प्रतिवाद के बाद जो है एक संवाद होता है। उसी की ओर जाएंगे। हाँ, तो हार्मनी समाज में बिखरी हुई थी, वो थीसिस था। हाँ। सुकरात ने उस हार्मनी को डिसरप्ट किया। हाँ। तो सुकरात इस पूरी पिक्चर में आ गए और उन्होंने हमें ये लग रहा है यार कि हम हीगल पे न बात करके ज्यादातर बात सुकरात पर कर रहे हैं इस समय। नहीं, सुकरात पे बात नहीं कर रहे। हाँ। ये सबसे अच्छा तरीका है हीगल की हिस्ट्री को समझने का। अच्छा, ये मैं डिलिबरेटली सुकरात पे बात नहीं कर रहा। हाँ। ये तरीका इसी से आप समझो हिस्ट्री में क्या व्यूज थे। अच्छा, हाँ। अब सुकरात ने इस चीज को चैलेंज किया जिसको हीगल एंटीथीसिस कह रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आगे क्या हुआ? हाँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया जो इन दोनों चीजों का आउटकम था। अच्छा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी भी थी। हाँ। और रैशनैलिटी थी और पैशन और हार्मनी, फिर हार्मनी बच गए। हाँ। तो इसको हीगल ने सिंथेसिस कहा, संवाद। हाँ। तो जब सिंथेसिस और एंटी सिंथेसिस के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुई तो उसने इस थीसिस को जन्म दिया, संवाद को। हाँ, संवाद। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हीगल की दृष्टि में क्या है? सिंथेसिस है। अच्छा, संवाद है वो। संवाद है। अच्छा। अब देखो हिस्ट्री में कैसे व्यूज बदल रहे हैं। हीगल के लिए हिस्ट्री फैक्ट नहीं है। अच्छा, या सीक्वेंस ऑफ फैक्ट की युद्ध हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई इतिहास जो है पुरानी घटनाओं का दस्तावेजीकरण है कि भाई फलाने सन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हीगल की दृष्टि में इतिहास उससे ज्यादा कुछ है। अच्छा। और हीगल भाई इतिहास के बारे में हमारी जानकारी तो ये कि इतिहास जो प्राचीन घटित घटनाओं का एक संकलन है, कलेक्शन। बिल्कुल। लेकिन अब हीगल क्या कहते हैं इतिहास? हीगल किस ओर जा रहे हैं? हीगल कह रहे हैं कि रुको, जो इतिहास है उसका हर टाइम पे एक एम रहा है, और उसका एम रहा है ज्ञान और स्वतंत्रता की ओर जाना। अच्छा। मैंने ये ग्रीक यूनानियों का उदाहरण क्यों लिया? हाँ। यूनानी सोच रहे थे कि हम जो है हार्मनी में है। हाँ। लेकिन सुकरात उस हार्मनी को चैलेंज करते हैं। हाँ। तो सुकरात एक एंटीथीसिस है। हाँ। तो विचार जो है स्वतंत्रता की ओर जा रहा है। हाँ। और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है जो एंटीथीसिस है, जब ये हार्मनी फिर से ज्यादा रिस्टोर की जाती है सोसाइटी में। हाँ। तो इसलिए हीगल कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ चेंज ऑफ डायलेक्टिकल चेंज। इतिहास का कोई उद्देश्य नहीं है, वो हर टाइम हर घड़ी अच्छा वो बेहतर और विजडम की ओर बढ़ रही है। अच्छा। और अब जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एंटीथीसिस है, यहाँ रुकेगा नहीं। हाँ। ये जो एंटीथीसिस ये थीसिस बनेगा। हाँ। एंड इट्स अ परपेचुअल प्रोसेस, ये चलता रहेगा। तो हीगेलियन डायलेक्टिक है जो उसने इतिहास को इस प्रकार से देखा है। और ये बात, और हीगल पहले पश्चिमी दार्शनिक थे जिन्होंने इसको इस प्रकार देखा था, क्योंकि हीगल से पहले इतिहास को इस तरह किसी ने नहीं देखा था। मैं जो समझ पाया हूँ कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो
पहले वाद फिर प्रतिवाद और और उनके कॉन्फ्लिक्ट से जो बिल्कुल। संवाद होता है वो उससे होते हैं, वो उससे संवाद, नई व्यवस्था बनती वो है जो संवाद और होता है, फिर संवाद बाद में वाद बन वाद जाता है, बनता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हर चीज में बेहतर होने की संभावना संभावना है। रहती है। और इतिहास बेहतर को इस अर्थ में यहाँ ले रही है फ्रीडम की ओर। हाँ जो सिंथेसिस है वो हार्मनी लाता है थीसिस और एंटीथीसिस के बीच। हाँ इसको आप हाँ हिंदी में कह सकते हो कि जो हाँ 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 हाँ, ठीक तो ठीक। हिस्ट्री हीगल की दृष्टि में एक डायलेक्टिकल चेंज है जो हर घड़ी स्वतंत्रता की ओर जा रही है। हिस्ट्री हीगल के लिए फैक्ट नहीं है, क्या कलेक्शन ऑफ फैक्ट की हाँ। ये युद्ध इस घड़ी को हुआ। हाँ 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 अब देखो ये किस तरीके में आगे बढ़ती है, इसको हीगल गाइस्ट कहता है। अच्छा गाइस्ट एक जर्मन वर्ड है, हाँ इसको ट्रांसलेट करना बहुत कठिन है, अच्छा लेकिन लोग इसको, कुछ लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं स्पिरिट में हाँ और कुछ लोग इसको कहते हैं हार्मनी माइंड में। अच्छा तो मैं माइंड ही कहूँगा। माइंड का मतलब है यहाँ हमारा आपका, यहाँ माइंड मतलब जितने भी कलेक्टिव बीइंग है उन सब की एक एब्सोल्यूट चेतना, एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, उसको हीगल कहता है गाइस्ट। अच्छा तो ये इस गाइस्ट के दौरान आगे बढ़ती है और एक प्रोसेस कंटिन्यूअस है, जो सिंथेसिस फिर थीसिस बनेगी। हाँ सिंथेसिस रुक नहीं जाएगी नहीं बिकॉज रुकेगी नहीं। इट्स अ परपेचुअल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हीगल। हाँ तो जो हीगलियन डायलेक्टिक है वो इस प्रकार जो है हीगल के जो इतिहास पर व्यूज है इस प्रकार वो हीगल को मोल्ड करता है। हाँ अब हीगल के दर्शन में एक अजम्पशन था, हाँ जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में कहा था कि द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। हाँ तो हीगल ये भी कहना चाहते थे हाँ कि हर वो चीज जो सच है हाँ वो कहीं ना कहीं तर्क से जुड़ी हुई है। अच्छा किसी भी चीज की जो असली सच्चाई है वो तर्क से जुड़ी हुई है। हाँ और इस मामले में उन्होंने ह्यूम को चैलेंज किया था, जो इंपीरियलिस्ट थे, हाँ। जो मानते थे कि जो सारा नॉलेज जो है एक्सपीरियंस से आता है, डिराइव से आता है। हाँ हीगल ने इनको 3 हिस्सों में बांटा था, क्रिटिकल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन। हाँ अब ये जो विषय है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, हीगल के जितने विषय हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा थोड़ी समराइज करो जरा हिस्ट्री पर हीगल का, जरा मैं फिर सुनना चाह रहा हूँ उसको कि वो हिस्ट्री वो ये मानते थे कि तथ्यों का संकलन नहीं है, नहीं है, बल्कि ये क्या है, स्वतंत्रता और ज्ञान की खोज की एक यात्रा है। हाँ। वो ये कह रहे हैं, जैसे हीगल हमने वीडियो में अब आप समझ चुके होंगे कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ। और इसको अगर मैं एक शब्द में समराइज करना बहुत कठिन है, हाँ। पर मैं करूं तो हीगल ये कह रहे हैं कि जो इतिहास है हाँ। वो हर घड़ी बेहतरी की ओर जाना चाहती है, बेहतर की वो ओर। स्वतंत्रता की ओर जाना चाहती है। जैसे अल्बर्ट कम्यू ने इसको ऐसे कहा था हाँ। कि स्वतंत्रता क्या है, बेहतर होने का एक मौका। हाँ। तो हीगल कह रहे हैं कि जो इतिहास है वो हर घड़ी हाँ। फ्रीडम की ओर जा रही है। इतिहास मेरे लिए फैक्ट नहीं है, हाँ। और ये वो जाती है गाइस्ट के थ्रू। हाँ। अब इस गाइस्ट में एक संबंध है जिसको जेलगिस्ट कहते हैं। हाँ। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर सकता हूँ क्योंकि जर्मन वर्ड है। हाँ। ये विश्व आत्मा है। अच्छा ये वो बीइंग है जो सारे बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब मैं से एग्जांपल लूंगा महात्मा गांधी। हाँ 1920 से 1940 के बीच गांधी ने इंडिया की थिंकिंग को डोमिनेट किया। हाँ। तो गांधी जेलगिस्ट है। जेलगिस्ट मतलब एक ऐसा बीइंग जो सारे बीइंगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा तो गांधी ये हीगल की दृष्टि में वो है। अच्छा अच्छा आप ये अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू हीगल्स मेथोडोलॉजी हाँ। गांधी क्या है, एक वर्ल्ड स्पिरिट है। हाँ। जैसे हीगल ने इस बात को नेपोलियन के उसमें भी देखा। हाँ। जब कहते हैं कि हीगल अपनी एक पुस्तक लिख रहे थे और नेपोलियन के सिपाही, हाँ। नेपोलियन भी एक अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और फेमस हिस्टोरिकल फिगर है। हाँ। तो हीगल के नेपोलियन के जो सिपाही हैं वो जिनेवा शहर को घेरते हैं। हाँ। तो हीगल अपनी खिड़की से नेपोलियन को घोड़े पर बैठे देखता है। तो हीगल कहता है कि ये क्या गहरा दृश्य है। हाँ। जो विश्व आत्मा है वो अपने स्वतंत्रता की ओर जा रही है। हाँ। अच्छा वो तो ये जो कलेक्टिव, ये जो एक बीइंग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे बीइंग को। हाँ। तो ये हीगल का संक्षिप्त में, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, पर मैं जितना मैंने समझ पाया मैं अपने उतने शब्दों में आपको इसका वर्णन कर दिया है कि हीगल विश्व आत्मा मतलब वो है जो किसी काल विशेष में लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके लिए थोड़ा आप ये समझे, हाँ। हीगल यूनिटी में बिलीव करते थे। हाँ। हीगल के लिए चीजें अलग अलग नहीं है, हर चीज जुड़ी हुई है। तो जो विश्व आत्मा है हाँ। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, कलेक्टिव को। हाँ। मतलब इट रिप्रेजेंट द मेजोरिटी, जो भीड़ है उसको ये वर्णन करती है। अच्छा। मतलब आप ऐसे मान लो हाँ। कि एक ऐसी आवाज जिस आवाज में सारी आवाजों का संकलन हो जाए। हाँ। अच्छा तो ये अब यार एक बात है हीगल के बारे में, चलो इतिहास के बारे में हमने जाना, पर हीगल अब हीगल थोड़ा मैं हाँ बोलिए। अब हीगल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्क्स थे, हाँ मार्क्स का
पूरा सिद्धांत हीगल पर खड़ा है। हाँ। ये कह सकते हो कि अगर हीगल नहीं होते तो मुझे नहीं लगता ये कम्युनिज्म होता। अच्छा। कम्युनिज्म की अपने आप में फिलॉसफी कुछ नहीं है। हाँ। कम्युनिज्म में जो भी फिलॉसफी है वो हीगल की है। तो जो कम्युनिस्ट होते हैं वो हीगेलियन होते हैं। बल्कि वही कहते हैं कि वी आर मोर ऑफ हीगेलियन देन ए कम्युनिस्ट। हम हाँ। कम्युनिस्ट ज्यादा हीगेलियन है। हाँ। अब ये जो हीगेलियन का डायलेक्टिक है, हाँ। इससे हाँ। मार्क्स की क्लास थ्योरी स्प्रेंग हुई, अच्छा। जो हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे यार, तो मैं एक मतलब समराइज करने से पहले, क्योंकि शायद वीडियो बहुत लंबी हो रही जी है, बिल्कुल हीगल। तो मैं ये कहना चाहूंगा यार, मार्क्स ने एक बार एक बहुत फेमस वर्ड जी, किया जी, था, जी। क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो सोशियोलॉजी को मैंने बहुत मतलब अच्छे से पढ़ा है। जी। तो उन्होंने कहा था कि जो मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद था वो सिर के बल खड़ा था, जी, जी। और मैंने उसे सीधा कर पांव के बल खड़ा कर दिया। तो इसका थोड़ी समराइज करो इस लाइन का जरा। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक्सटेंसिव लाइन है। हाँ। मार्क्स ये कहना चाहते थे हाँ। कि हीगल की फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ। मैं उस सिद्धांत को समाज की जो एवरीडे प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाना चाहता हूँ उससे हीगल के प्रिंसिपल इससे, से। और वो करते भी हैं एंड में वो। अच्छा। इसलिए वो कहते हैं कि हीगल्स मैन वाज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड बट आई मेड हिम स्टैंड ऑन हिज लेग। मैंने इसको सर पैर के बल खड़ा किया। इसका अर्थ ये है कि मैं इन सिद्धांतों से जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हाँ। जो क्लास स्ट्रगल है, हाँ। उसको समझाना चाहता हूँ, उस पर बदलाव लाना चाहता हूँ। तो इसलिए मार्क्स वाज अ वेरी लॉयल supporter of Hegel, and he became a Hegelian when he was studying at university, and he remained so until his death. तो कम्युनिज्म हीगलिज्म का आउटकम है। अच्छा। तो अब बेहतर हुआ कि हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दें, क्योंकि हीगल बहुत हाँ, सर्वव्यापी लंबा है, हो रहा है, और हीगल पर हम कभी और आगे चर्चा करेंगे। हीगल बहुत सर्वव्यापी है। ये तो और- हीगल के दर्शन का एक छोटा पहलू है, इतिहास, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग लगा फिर मुझे। हम जरा मार्क्स का क्या, मार्क्स पर उनका क्या इफेक्ट पड़ा, मार्क्स ने अपने प्रिंसिपल्स में उनको, क्योंकि मार्क्स भी बहुत वेल नोन बहुत इकोनॉमिस्ट ज्यादा थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, और फिलोसफिकल एटीट्यूड, तो ये जो philosophical दर्शन views तो था, उनके हैं ही। ये जो दर्शन था हीगल का, हाँ। इसने इतना ज्यादा डोमिनेट कर रखा अभी तक कि बर्टन रसल ने बिल्कुल ठीक कहा था हाँ। कि जितने भी विद्वान थे 1920 आज भी, हाँ। उन्होंने अपने आप को या तो हीगेलियन कहा था या हीगेलियन नहीं कहा था। हाँ। तो ये हीगल की एक कंसाइज समरी थी हाँ। हिस्ट्री पर, उनके व्यूज पर। फिर धर्म पर भी हम उनके विचार का डिस्कस बिल्कुल, करेंगे, और शंकराचार्य से मतलब या और जो इंडियन फिलोसफर हुए उन पर, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस, क्या एक क्या मैं सिमिलरिटीज एंड करने से पहले चीज और जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। हीगल बिल्कुल सही कहते थे जब उन्होंने कहा था कि मुझे केवल एक व्यक्ति समझ पाया, वो भी नहीं। हाँ। ये जो मैंने हिस्ट्री बताया, इसमें स्कॉलर्स ने 1000 पन्ने की बुक लिखी है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। हीगल इतने ज्यादा ऑब्सक्योर है, अस्पष्ट है, अति बहुत ज्यादा। हाँ। तो ये हमारी चलो बहुत बढ़िया शंकर, फिर किसी दूसरी छुट्टी पर आपसे और बात करेंगे, पर हीगल्स को अभी और समझेंगे। मुझे हीगल लग को रहा है बहुत कि पढ़ना अभी। हमने सागर में से भी एक बूंद भी नहीं निकाल पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग सभी देखें, शंकर का भी